नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूनिवर्सल लाइफ मैनेजमेंट के इस मंच पे। प्रेमजीत जी, आपका नमस्कार। आपका भी स्वागत है। जी नमस्कार। और प्रेमजीत जी, कल हमारी बात हुई थी कि मनुष्य कितने प्रकार के होते हैं और कैसे एक व्यवस्था में जो है अलग अलग पर्सनालिटीज की, चाहे वो भावात्मक स्तर की हो, चेतनात्मक स्तर की हो, मानसिक स्तर की हो या शारीरिक स्तर की हो, सभी की अपनी इम्पोर्टेंस है, सभी की अपनी सिग्निफिकेंस है। आज हम बात करेंगे यूनिवर्सल लाइफ मैनेजमेंट एज एन एनजीओ, जो ये मॉडल प्रस्तावित कर रहा है संपूर्ण समाधान वाला। ये एक ग्लोबल कॉन्सेप्ट है, वैश्विक स्तर का मॉडल है। अब ये प्रश्न ये आता है प्रेमजीत जी कि ये विश्व भर में किस किस प्रकार से ये अडॉप्ट होगा, कैसे ये सारी जो ये समाधान है कैसे ये विश्व भर के लोगों तक पहुंचेगी और क्या उनकी प्रतिक्रियाएं होंगी, कैसे वो इस मॉडल के प्रति उनका रुझान होगा। इस विषय में हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं और आपसे जानना चाहेंगे। जी जी, तो जैसा कि ये ग्लोबल कॉन्सेप्ट है और ये भी है कि जब तक ये पूरी दुनिया में नहीं आएगा तो 100% जो समस्याएं हैं वो सॉर्टेड आउट नहीं होंगी एक देश में आने पर भी। क्यों नहीं होंगी कि उदाहरण के लिए जैसे मान लिया भारत में ही आ जाता है और पाकिस्तान में, चाइना में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में, नेपाल में इनमें नहीं आता है। तो हम्म। चूंकि वहां समस्याएं बनी रहेंगी उनकी लोकल, और हम्म। बनी रहेंगी तो ये उसको सॉर्ट आउट करने के लिए वो कभी भारत पे आक्रमण करेंगे, कभी कुछ करेंगे, तो भारत को भी सेना रखनी पड़ेगी। उनके पास सेना है ही। तो ये बॉर्डर के जो प्रॉब्लम है वो कंटिन्यूअस रहेंगे लगातार। और आप देखते ही हो कि सेना के ऊपर कितना खर्चा होता है, कितनी हम्म। बड़ी सेना होती है। उसके ऊपर फिर उनके हथियार, उनके जो युद्धपोत हैं वो, और अब समुद्र में जो पनडुब्बियां होती हैं और वहां युद्ध सामग्री होती है। मतलब जैसा आप देखती हैं कि अभी लगभग 40% तो जो सिक्योरिटी के ऊपर खर्च होता है, तो उसमें अगर आर्मी वाला हिस्सा बड़ा हिस्सा होता है, पुलिस से भी हम्म। बड़ा हिस्सा है आर्मी का, तो जी। उसमें कुछ भी नहीं है। तो 20, 25, 30% जो खर्चा है वो लगातार अननेसेसरी होता रहेगा और वो समस्याएं बनी रहेंगी और दोनों तरफ से लोग जो हैं वो आर्मी में एक दूसरे को मारते हुए मरते रहेंगे। और वो एक हम्म। वहां पे एक टेंशन खड़ी रहेगी। तो जब तक ये, एक तो ये हो गया, दूसरा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की समस्या रहेगी, क्योंकि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में आपको करेंसी यूज करनी होगी, इंटरनेशनल करेंसी। और वहां करेंसी यूज करेंगे तो वहां वैल्यूएशन होगा हर चीज का। बिल्कुल। और हर चीज का वैल्यूएशन होगा तो उससे जो दिक्कतें खड़ी होती हैं वो सारी दिक्कतें खड़ी होंगी, क्योंकि हमें भी हम्म। उनसे चीजें खरीदनी होंगी, तो हमें फिर हम्म। बेचनी भी होंगी, क्योंकि बेचेंगे तब तो हमारे पास करेंसी आएगी इंटरनेशनल और फिर हम उनसे खरीदेंगे। तो जो समस्या करेंसी होने की वजह से देश के अंदर थी वो विश्व के अंदर बनी रहेगी। तो इसलिए अगर पूरी तरह से सॉल्यूशन होना है तो ये तभी होगा जब ये मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड में कम से कम आ जाएगी, नहीं तो पूरी दुनिया में आएगी तभी 100% बात बनेगी। तो अब ये इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों है। जैसे आजादी के पहले बहुत सारे जो देश हैं, वो चाहे अमेरिका हो, यूके हो, रशिया हो, भारत हो, ये बहुत सारे छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। जैसे भारत में 556 रियासतें थी, है ना। हम्म। 556 बहुत होती हैं, मतलब ऐसे समझो हम्म। जैसे डिस्ट्रिक्ट टाइप का। बल्कि कई कई तो डिस्ट्रिक्ट से भी छोटी होंगी। हम्म। तो वो वो सब बनी हुई थी, तो उन सब में लड़ाइयां होती रहती थी, छोटी छोटी स्टेज में, अपने अपने लाभ के चक्कर में, संसाधनों पे कब्जा करने के चक्कर में, अपना राज्य बड़ा करने के चक्कर में, ताकि ताकि टैक्स बड़ा आ जाए, सेना बड़ी हो, ताकतवर हो। तो इस रूप में वो सब जो है आपस में लड़ाई करते रहते थे। तो इसका समाधान कब हुआ? इसका समाधान तब हुआ जब 1947 में एक ऐसा प्रस्ताव पारित हुआ, एक ऐसा संविधान पारित हुआ कि जिसमें वो 556 रियासतें एक हो गई। तो अब वो बॉर्डर वाली समस्याएं तो समाप्त हो गई ना। वो बॉर्डर वाली समस्याएं समाप्त हो गई। लोग फ्रीली एक स्टेट से, यानी एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट या एक स्टेट से दूसरे स्टेट आराम से आने जाने लगे।
उन्हें कहीं कमाई का साधन ज्यादा अच्छा जहां लगता था वहां जाने लगे, कमाने लगे, तो लोगों की जिंदगी भी अच्छी होने लगी। तो हर लेवल पे चीजें अच्छी हुई, विकास हुआ। क्योंकि छोटी छोटी जगह में वो लोग विकास भी नहीं कर पाते थे ठीक से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी नहीं होता था, और शादियां होनी मुश्किल होती थी कि एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में आपने शादी की तो वहां जाने के लिए मुश्किल। जैसे आजकल दूसरे देश में आप शादी करें तो वहां जाना मुश्किल, आना मुश्किल, खर्चीला भी है। और बहुत सारे बंधन हैं, बहुत सारी मुश्किलें हैं जिसकी वजह से इंटरनेशनल जो रिलेशनशिप है वो हो नहीं पाती हैं लोगों के बीच में। और हम्म। जहाँ रिलेशनशिप नहीं हो पाती इंटरनेशनल, तो उनका आना जाना भी ऐसा कुछ खास नहीं हो पाता है। तो उनके जो कल्चर है उसका गिव एंड टेक नहीं हो पाता। तो उनमें जो दोस्ती है, उनमें जो ऐसा माहौल है वो नहीं बन पाता, उस तरह की एक वर्ल्ड कल्चर नहीं बन पाती है। जैसे तब छोटे छोटे राज्यों की अपनी अपनी अलग अलग कल्चर होती थी। हम्म। तो ऐसे अब भारत देश की एक कल्चर है, उस हम्म। एक कल्चर में ये छोटी छोटी विभिन्न प्रकार की कल्चर होगी, अब ऐसा है। हम्म। तो जब ये व्यवस्था पूरे दुनिया में आ जाएगी तो एक वर्ल्ड कल्चर का भी निर्माण होगा उससे। हम्म। तो एक जब वर्ल्ड कल्चर का निर्माण होगा तो उसके अंतर्गत फिर ये बाकी छोटी छोटी जो विभिन्न कल्चर्स हैं वो उसके अंदर समा जाएंगे, उसमें सेट हो जाएंगे, जो कि अभी अलग अलग है, सेट नहीं है। अभी अमेरिकन कल्चर और भारत की कल्चर अलग अलग है। आप देखते हैं यहाँ के लोग बोलते हैं कि देसी विदेशी। अब भाई हम्म। हमें वहाँ की कल्चर नहीं चाहिए, वहाँ की कल्चर खराब है, ये ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा हम्म। इसलिए करते हैं क्योंकि अभी वर्ल्ड कल्चर नहीं है। राइट। अगर हम्म। वर्ल्ड कल्चर बन जाएगी तो फिर ये बात नहीं रहेगी कि तेरी कल्चर मेरी कल्चर, फिर ये रहेगा कि ठीक है, जिन्हें सब अपनी कल्चर हो जाएंगे और जिन्हें जो जिस कल्चर में से जो भी पसंद है वो उसे अपना सकेगा, तब उसमें ये वाले सारे झंझट हट जाएंगे। तो ये इस तरह से बहुत सारी समस्याएं छोटी छोटी, अगर आप गिनोगे तो 100 से ज्यादा बैठेंगी, जो कि बिना वर्ल्ड गवर्नमेंट के एग्जिस्ट कर रही हैं सदियों से। और हम्म। ये सदियों तक करती रहेंगी अगर ये सॉल्यूशन नहीं होता है तो इसके लिए अब ये जरूरी है। दूसरा ये है कि जब पूरा वर्ल्ड एक हो जाएगा तो पूरे वर्ल्ड का जो भी रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज प्लस ज्ञान विज्ञान का रिसोर्सेज माने टेक्नोलॉजीज, तो वो हम्म। पूरी दुनिया की हो जाएंगी। अभी क्या होता है कि जिन भी अमीर देशों के पास टेक्नोलॉजी है वो उसको बहुत कॉस्टली बेचते हैं गरीब हम्म। देशों को। और राइट। गरीब देशों में भी किसको बेचते हैं? गरीब देशों के जो अमीर हैं, क्योंकि वही खरीद पाते हैं, गरीब तो हम्म। खरीद नहीं पाते हैं। तो हम्म। वो बेचते हैं या उन टेक्नोलॉजी से प्रोडक्ट बना के बेचते हैं जो बहुत महंगा बेचते हैं, बहुत ज्यादा। तो क्या होता है इससे कि गरीब देशों का शोषण होता है अमीर देशों के द्वारा, बिल्कुल। है ना? हम्म। तो सारा पैसा गरीब देशों का उनके पास चला जाता है, और वहां के लोग तो खूब बल्ले बल्ले करके जीते हैं आर्थिक रूप से, लेकिन वहां हम्म। के लोग बड़ी गरीबी में जीते हैं। तो ये सारी जो इनइक्वलिटी है वर्ल्ड लेवल पर, ये भी खत्म हो जाएगी। ये जितने भी प्रकार के संसाधन है वो इक्वली सभी के हो जाएंगे पूरी दुनिया में। कोई हम्म। गरीब देश कोई अमीर देश ऐसा करके नहीं रहेगा। अभी जैसा आप ऐसा देखते हैं कि भाई इस देश की जीडीपी इतनी है, उस देश की जीडीपी इतनी सी है, ये बात खत्म हो जाएगी। फिर राइट। फिर पूरा वर्ल्ड हो जाएगा। और तो तब चीजें जो हैं ज्यादा न्याय संगत होंगी, ज्यादा सही ढंग से हो सकेंगी। तो इसके लिए कोई भी एक ऐसी व्यवस्था जो वर्ल्ड लेवल की हो उसकी जरूरत है। तो जो मैं संपूर्ण समाधान दे रहा हूँ ये वर्ल्ड लेवल का एक कॉन्सेप्ट है। अब ये आएगा कैसे? जी। ये आएगा भी ऐसे कि जैसे 1947 में आपने देखा कि भाई यहाँ से इन लोगों ने जो भी है अंग्रेज वगैरह को बाहर किया। वो तो एक मेरे ख्याल है एक अननेसेसरी प्रक्रिया थी, उसकी इतनी जरूरत नहीं थी, पर चलो उन्होंने वो किया। क्योंकि जिस व्यवस्था को वो अभी लाए इसमें अंग्रेज भी होते तो भी क्या प्रॉब्लम थी भाई, इतने सारे ईसाई तो हैं ना, अभी भी हैं। तो इंग्लैंड के लोग भी होते तो इससे क्या प्रॉब्लम थी? या वो तो अभी भी आके अभी भी नागरिकता ले सकते हैं या एज ए प्रवासी रह सकते हैं। तो वो कोई बहुत दिक्कत की बात नहीं थी। मेन बात थी कि कोई सिस्टम आता जो कि वो बाद में लेके आए, उन्हें हटा के उन्हें भगा के लेके आए।
तो जब वो उस सिस्टम को लेके आए तो उस सिस्टम में ये प्रावधान था कि भाई अब जितनी भी सारी रियासतें हैं उनमें से जो भी मिल सके, जो भी मिलके एक हो जाएं तो बढ़िया है। तो ये कॉन्सेप्ट था। तो ये हम्म। इनके तो ये इनके इन प्रकार सरदार पटेल और उन सब लोगों ने जो वहाँ के राजा लोग थे वो उन सबको जो है कुछ ना कुछ तरीके से कन्विंस किया, उनको हम्म। पेंशन देके या उनको बोल के कि आप भी राजनीति में आओ, या व्हाट एवर वो उन लोगों के बीच क्या बातें हुई होंगी तो वो जाने, क्योंकि सारे राजा तो इस बात के लिए इजीली राजी नहीं हो गए होंगे कि भाई ठीक है हम्म। हम अपना राजपाट छोड़ देते हैं और इसको एक कर देते हैं। और जनता तो चाहती ही थी, जनता तो आज भी चाहती है कि पूरा वर्ल्ड एक हो जाए, क्योंकि सीधी सी बात है उसमें सबको लाभ होता है। तो हम्म। जनता तो आज भी चाहती है। तो लेकिन ये उस समय वो नहीं चाहते रहे होंगे सारे लोग, लेकिन उनको जैसे भी उन्होंने साम दाम दंड भेद जैसे भी करके उन्होंने उनको किया। तो ये भी कब हो पाया, ये तब हो पाया जब वैसा कॉन्सेप्ट आया, हम्म। है ना। राइट। गणतंत्र वाला जब कॉन्सेप्ट आया तब ये संभव हुआ। और ये यही नहीं, ये अमेरिका में भी संभव हो, वो भी कई छोटे छोटे राज्यों का मिला जुला स्वरूप है। यूके भी कई राज्यों का मिला जुला स्वरूप है। रूस भी कई राज्यों का मिला जुला स्वरूप है। चाइना को देखोगे पहले से तो उसमें भी छोटे छोटे बहुत सारे राज्य थे, वो भी एक बड़ा हो गया जब वहां पे हम्म। ये क्रांति हुई थी। तो कहने का मतलब अभी भी उसी तरह से होगा कि अब वर्ल्ड लेवल का कॉन्सेप्ट चाहिए, मतलब कंट्री लेवल का कॉन्सेप्ट था कि छोटे छोटे जो भूभाग थे उन्हें वो एक कर रहा था। अभी संपूर्ण पृथ्वी को एक कर सके ऐसा कॉन्सेप्ट, अब ऐसा कॉन्सेप्ट पहले आया नहीं, नहीं तो ये काम पहले भी हो सकता था। तो अभी ये कॉन्सेप्ट मैंने दिया है, और कॉन्सेप्ट भी ऐसा होना चाहिए कि उसमें इतनी जान हो कि भाई सारे देश उसको इजीली स्वीकार कर सके, माने उन सबको उसमें बिल्कुल। लाभ ही लाभ हो। तब यस। उसको लोग, क्योंकि जनता स्वीकार करती है तो फिर जनता के प्रेशर में नेता या राजा जो भी है वो भी स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि उनकी ताकत तो जनता में ही होती है। अगर जनता चाह रही है तो, और वो ऑप्शन आ गया दुनिया में, तो अब राजा ज्यादा देर एग्जिस्ट नहीं कर सकता, उसको बचा ही नहीं रह सकता अपनी स्थिति को, क्योंकि जनता लगातार ज्यादा सुखी होना चाहेगी और ज्यादा सुख वाली व्यवस्था की तरफ जाना चाहेगी। तो वहां बार बार जो है आंदोलन और वो सब होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि सब लोग चाहते हैं कि हम और ज्यादा सुखी हों आज से। तो अब ये जो कॉन्सेप्ट है वर्ल्ड लेवल का, ये आएगा कैसे? हम्म। बना तो दिया है, इसका आपको अध्ययन करना है तो संपूर्ण समाधान किताब को आप पढ़ेंगे तो उसमें ये दिया हम्म। हुआ है कि कैसे वर्ल्ड गवर्नमेंट की फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ मैं आपको बोल के बता देता हूँ कि वो कैसा होगा। तो जी। हाँ, तो उसमें जो है जिस भी देश में ये व्यवस्था आएगी, मान मान लेते हैं कि पहले भारत में आएगी, तो भारत में आने के साथ ही यहाँ एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बन जाएगी, जिसमें अभी कोई दूसरे देश तो जुड़े नहीं होंगे, हम्म। लेकिन एक एक विश्व सरकार नाम की एक संस्था बन जाएगी। अच्छा। जैसे अभी विश्व। देश में देश नाम की संस्था होती है लोकसभा, ठीक है, हम्म। वैसे ही एक विश्व सभा या विश्व सरकार नाम की फॉर्मेशन बन जाएगी, जिसके अंतर्गत ये देश की सरकार होगी। और जो सेना वगैरह है वो विश्व सरकार के पास होगी, लोकसभा के पास नहीं होगी, वो विश्व सभा के पास होगी। ठीक। अच्छा। जी। हाँ, तो उसके बाद में वो जो विश्व सरकार का की जो सभा बनेगी वो इसी बात के लिए बनेगी कि इस देश में देखरेख के साथ साथ वो और जो दूसरे देश हैं उनके साथ में संबंध बनाए, वहां जाके इसको रिप्रेजेंट करे कंट्री के नाते, क्योंकि उनके पास फिर संसाधन होंगे। वो एक ऐसा एनजीओ नहीं होगा, वो एक जियो होगा, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होगी। तो वो फिर अलग अलग देशों में जाके वहाँ की सरकारों के साथ, वहाँ के जो एनजीओज हैं उनके साथ, या वहाँ के जो ऐसे सामाजिक टाइप के लोग हैं जो वहाँ चाहते हैं कि वहाँ सब ठीक हो, उनके साथ में वो मीटिंग करेगी, वहाँ जाएगी, उन्हें यहाँ आमंत्रित करेगी मंच पे। वो सब ऑनलाइन वहाँ सारी वार्ता होगी, वो पूरी दुनिया में जाती होगी, समझ रहे हैं। तो जी। वो सारे प्रयास करेगी, ऐसी फिल्में बनाएगी, उसको अलग अलग
देश की अलग अलग भाषाओं में उसको वो करेगी, क्या बोलते हैं उसको, उसका अनुवाद ब्रॉडकास्ट। करेगी। हाँ, और वहाँ के लोग उसको देखेंगे, तो माने इस प्रकार की जो अवेयरनेस है वो पूरी दुनिया में फैलाएगी। और फिर जो जो देश के लोग इसको अडॉप्ट करना चाहेंगे, वहाँ पे यहाँ से जो भी सहयोग होगा वो सहयोग होगा। और जिस भी देश में ये व्यवस्था आ जाएगी वो इस विश्व गवर्नमेंट के अंतर्गत जुड़ जाएगी। जैसे ये एक कंट्री होगा वैसे वो एक कंट्री होगा, और वहां के भी कुछ लोग यहाँ की विश्व सरकार में निर्वाचित होके आ जाएंगे। ठीक, अच्छा। जो भी प्रक्रिया है, ऐसे करके एक देश, दो देश, 10 देश, ऐसे करके जो है इसमें जुड़ते चले जाएंगे। और वैसे भी जितने भी गरीब देश हैं उनको तो जुड़ने में फायदा ही फायदा है, वो तो बहुत जल्दी जुड़ेंगे। तो हम्म। पूरी दुनिया में केवल 10% देश ऐसे हैं, 10% का मतलब कितना हो गया, 200 में 20 देश। तो हम्म। 20 देश ऐसे हैं जिनकी हालत थोड़ी ठीक ठाक है आर्थिक स्थिति से, बाकी सबकी हालत गिरी हुई है, भारत जैसी है या भारत से भी बेकार है। हम्म। तो वो देश तो बड़े जल्दी आ जाएंगे। प्लस जो अच्छे खासे आर्थिक देश भी हैं और उनमें सब पढ़े लिखे लोग हैं, तो वो इस बात को बहुत जल्दी से समझेंगे। उनकी भी बड़ी संभावना है कि वो भी पहले आ जाएं, या उनमें से कुछ तो पहले आ जाएं। हम्म। कई लोग रह सकते हैं वेट एंड वॉच वाली स्थिति में कि भाई ठीक है थोड़ा देख लें इसको, इतनी जल्दी नहीं करते। तो माने 4-5 साल में यहाँ पर भी ये व्यवस्था ट्रांजिशन होके और सेट हो जाएगी। तो पूरी दुनिया यहाँ की व्यवस्था को भी देख रही होगी और देख रही होगी कि इसका क्या परिणाम आ रहा है, लोग कैसे पहले से बहुत ज्यादा सुखी हो रहे हैं। और अगर वो जीडीपी में देखेंगे तो अभी जैसे भारत की 3 ट्रिलियन की जीडीपी मुश्किल से होती है, और तब देखेंगे कि ये तो 100 ट्रिलियन, 200 ट्रिलियन से ऊपर जा रही है। तो वो देखेंगे हम्म। यार ये क्या हो गया, 4 से 5 साल में एक देश अपने बल पे इतना ट्रिलियन कैसे हो गया। हम्म। तो उस तरह से भी तो माने ये यहाँ व्यवस्था आने के 4 से 5 साल बाद ही लगभग पूरा विश्व एक हो जाना है। उसके दौरान हो जाना है, जिन्हें ये बात समझ में आएगी, नहीं तो परिणाम से तो फिर सबको समझ आ ही जाएगी। और और परिणाम में तो फिर जब अमेरिका भी देखेगा कि भाई उसकी 25 ट्रिलियन की इकोनॉमी और ये भारत 3 से 200 ट्रिलियन पे पहुंच गया, तो उसको वो क्या पागल है, वहां के लोग कोई पागल है क्या? वो भी तो हम्म। चाहेंगे कि बिल्कुल। वो हम्म। एकदम अमीरों वाली जिंदगी सारे सारे लोग क्यों ना जिए। तो वहां के जो गरीब लोग हैं वो वहाँ मांग करेंगे सरकार से, क्योंकि वहां भी डेमोक्रेटिक सरकार है, तो सरकार से मांग करेंगे। या वहाँ के जो जो एनजीओज हैं और वहाँ के जो ऐसे सामाजिक संगठन है, वो सारे लोग मिलके इसकी बात करेंगे। अगर सरकार नहीं मानेगी तो वो सरकार में खड़े होंगे, और सीधी सी बात है लोग उनको वोट करेंगे फिर। और वहां पे भी ये सरकार जो है विश्व सरकार के अंतर्गत वो एक सरकार हो जाएगी। तो ये इस तरह से पूरी दुनिया में वर्ल्ड सरकार की फॉर्मेशन होगी। और जो जो हम्म। भी देश के लोग इसमें जुड़ते जाएंगे तो उनके लोग यहाँ की वर्ल्ड जो सभा माने विश्व सभा जो होगी उसमें भी वो निर्वाचन होते रहेंगे उसी प्रोसेस के द्वारा हर देश से। ओके। तो तो इस तरह से जो जो भी देश जुड़ते रहेंगे उन सबकी सेना जो है वो विश्व सरकार के पास रहेगी, कंट्री के पास नहीं रहेगी। तो एक तो इतनी हम्म। बड़ी सेना रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। क्योंकि सभी देशों से थोड़े थोड़े लोग सेना में आएंगे, तो वो एक वर्ल्ड सेना टाइप की हो जाएगी, तो एक ही देश पर उसका फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा। तो ये हम्म। जो अभी 20-30% खर्च होता है सेना के ऊपर, वो सारे देशों पे डिवाइड हो जाएगा, तो वो कम हो जाएगा। दूसरा ये कि उन देशों के बीच तो ये समस्या बचेगी नहीं, जो अभी देश नहीं मिले हैं वहां से कोई दिक्कत हो सकती है। तो अगर जी। 10, 20, 50 देश मिलते हैं तो सीधी सी बात है उनकी सेना के आगे अमेरिका की सेना भी और चीन की सेना भी कुछ नहीं होगी, क्योंकि भाई 50 देशों की सेना अलग होती है। बिल्कुल। हम्म। तो फिर युद्ध की स्थिति तो बचेगी नहीं, क्योंकि जो हमारी वर्ल्ड गवर्नमेंट होगी वो तो युद्ध करने के लिए बन नहीं रही है। वो हम्म। तो सेना तब तक रख रही है जब तक ये व्यवस्था सारी दुनिया में नहीं आ जाती, क्योंकि कहीं दूसरे लोग बिना मतलब के अटैक ना कर डालें, उससे हम्म। बचाव के लिए। तो देर सवेर अमेरिका और ये और वो सब लोग वर्ल्ड लेवल के नीचे आ जाएंगे, तो फिर जो आ, क्या नाम है, फिर जो सेना है वो बहुत थोड़ी सी बचेगी, थोड़ी सी।
वो भी वर्ल्ड गवर्नमेंट के पास रहेगी कि बाई चांस कहीं कुछ अगर हुआ तो उसके लिए, अदरवाइज तो कहीं कोई नेचुरल कैलेमिटीज होती हैं तो उसमें सेवा देने के लिए बचेगी। कि अगर कहीं कुछ होता है बाई चांस, या कहीं कोई ऐसी चीज होती है जो वर्ल्ड लेवल से वो करनी पड़ेगी कि कभी यहाँ कभी वहाँ कभी उधर कभी उधर कभी ऐसा ऐसा, तो वो वर्ल्ड लेवल की रहेगी और जगह जगह वो रहेंगे, हर देश में थोड़ी बहुत वो बिखरे रहेंगे, मगर उनका जो कंट्रोल है, उनका जो हेड ऑफिस है वो विश्व सभा होगा, विश्व सरकार होगा। वहां से जो, हाँ वहां से जो भी कोई चीजें वो हुआ करेंगी कि भाई इसकी जरूरत है ये है, तो वो उस हिसाब से काम करेगी। तो इससे क्या होगा कि फिर ये जो आयुध बनते हैं, ये जो इतना सारा नेचुरल रिसोर्स और टेक्नोलॉजी ज्ञान विज्ञान का जो दुरुपयोग होता है, जो उसमें हमारी मेहनत बेकार होती है, क्योंकि उससे कोई सुख तो बढ़ता नहीं। जो हमने अपनी अज्ञानता से दुख फैला रखे हैं, उन्हीं को कम करने का प्रयास होता है। तो ये दुख तो तब रहेंगे नहीं, तो फिर उस तरह की सिक्योरिटी की भी जरूरत नहीं है। तो वो जो अननेसेसरी उधर हमारा नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स, टेक्नोलॉजी, वो सब जो खर्च होती है वो खर्च होने बंद हो जाएगी और इधर शिफ्ट हो जाएगी, सुख बढ़ाने में वो सब शिफ्ट हो जाएगी। तो इस तरह से ये जो वर्ल्ड गवर्नमेंट है, इस तरह से ये वर्ल्ड गवर्नमेंट बनेगी, इसका फॉर्मेशन होगा और ऐसे ये चलेगी। प्रेम जी, एक क्वेश्चन क्यूरियोसिटी के साथ आ रहा है कि क्या संभावना बनती है कि इंडिया से पहले ये अमेरिका में आ जाए या ऑस्ट्रेलिया में आ जाए या रशिया में आ जाए? कोई ऐसी संभावना लगती है कि हो सकता है वहां पहले आ जाए, वहां की पॉपुलेशन कम है, वहां के थिंकर्स अगर अट्रैक्ट होते हैं, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हैं और उसको पॉपुलेशन तक जल्दी पहुंचाते हैं, क्योंकि इंडिया में टेक्नोलॉजी की भी प्रॉब्लम है, इंडिया काफी पॉपुलेटेड है, रिमोट एरियाज में भी टेक्नोलॉजी नहीं पहुंची है, और जिस तरीके से यूएलएम इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाने में लगा हुआ है, थिंकर्स को हम अप्रोच कर रहे हैं, तो क्या ऐसी संभावना नहीं हो सकती कि वहां पहले इस कॉन्सेप्ट को अपना लिया जाए, अडॉप्ट कर लिया जाए? हाँ, देखो इसमें दो संभावनाएं हैं जो कि दोनों ही 50-50 है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं इस बात को कि जो लोग थोड़े हाईली एजुकेटेड होते हैं, तो चूंकि वो हाईली एजुकेटेड होते हैं आज के सिस्टम के हिसाब से, है ना, आज के सिस्टम के हिसाब से मोल्डेड होते हैं, हाईली एजुकेटेड होते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका सोचने समझने का दायरा उस हिसाब से तय रहता है। दूसरा ये है कि अगर वो थोड़ा हाईली इंटेलिजेंट हैं तो वो बिजी भी होंगे, खाली से बैठे नहीं होंगे, अपने उस काम में बिजी होंगे जिसमें भी है वो। तो बिजी होने की वजह से कई बार ऐसी जगह से अगर कोई आइडिया आता है, जो कोई गरीब देश है या कोई जिस देश की कोई बहुत रिस्पेक्ट नहीं है वर्ल्ड लेवल पर, ऐसी जगह से कोई आइडिया आता है, तो पहली नजर में हो सकता है कि ध्यान ना दे, उनको लगे कि अरे वहां ऐसा आइडिया होता तो वहां हो गया होता ना, क्या ध्यान देने की क्या जरूरत है। तो इस वजह से हो सकता है कि वो लोग ध्यान ही ना दें पहले। जी। जैसे जैसे हम यहाँ भी देख रहे हैं, यहाँ पर भी जो थोड़े से हाईली इंटेलेक्चुअल हैं वो स्टार्टिंग में नहीं आ रहे हैं, बाई चांस कोई कोई आ जा रहे हैं, जैसे प्रोफेसर आ जा रहे हैं कोई कोई। अब ये जा तो रहा है बहुत सारे प्रोफेसर्स के ऊपर के पास में, हमने 4-5 कॉलेज में सेमिनार भी किए थे, तो वहां भी कई सारे प्रोफेसर थे, तो वहां से एक दो प्रोफेसर जुड़े, मतलब जिनकी रुचि रहती है बहुत ज्यादा कि थोड़ा वो आउट ऑफ बॉक्स भी चले, जो जिस बॉक्स में वो रहते हैं उससे थोड़ा इधर उधर भी देखते हैं कोई कोई लोग, तो उनकी संभावना तो रहती है आने में। तो अब ये डिपेंड करता है कि वहाँ जो राष्ट्राध्यक्ष हैं या वहाँ जो कोई सामाजिक संगठन है, अगर उनमें कोई लोग होंगे थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स देखने में जिनकी रुचि होती होगी, तो वहाँ ये व्यवस्था पहुंच सकती है। और अगर ऐसे कहीं हुए तो वो वहां पे जल्दी पहुंचा सकते हैं। तो इस तरह से 50-50 चांसेस है कि हाँ, वहाँ के लोग पहले भी ला सकते हैं भारत से और बाद में भी ला सकते हैं। बाद में तो खैर सभी ले आएंगे, तो कोई सवाल ही नहीं है, लेकिन 50-50 चांसेस हैं, पहले भी आ सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं। इसमें ये दोनों प्रकार की वजह है, क्योंकि ज्यादातर लोग इन द बॉक्स होते हैं, ज्यादातर लोग
जो उनकी एडोप्टेड संस्कृति है उसके अकॉर्डिंग ही सोचते समझते और चलते हैं मैक्सिमम लोग। लेकिन फिर भी ऐसे लोग भी होते हैं। तो अब ये कहाँ है और वहां तक ये बात कब पहुंच जाएगी, इस बात पर निर्भर करता है, क्योंकि हमारे पास भी तो रिसोर्स सीमित ही है ना। आज की व्यवस्था में रिसोर्सेज से बात पहुंचती है, तो हमारी ये बात वहां कब पहुंचेगी और वो इसको कब समझेंगे और क्या होगा, तो ये सब ऐसे निर्भर करता है। इसलिए ये बात बहुत श्योरली नहीं कही जा सकती कि वहां पहले आ जाएगी या नहीं आ जाएगी, क्योंकि 50-50 चांस है, आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है पहले। जी। लेकिन भारत में तो हम लोग लगे ही हुए हैं, यहाँ तो ले ही आएंगे। हम्म। वो प्रेमजीत जी, मुझे ध्यान आता है विश्व वसुधैव कुटुंबकम की बात होती है काफी हाँ सालों से, बड़े जोर शोर से होता है कि विश्व वसुधैव कुटुंबकम। जी जी। लेकिन ऐसा तो देखने में आता नहीं है, सिर्फ बातें ही हो रही हैं। सभी लोग, सभी देश प्रयास करते हैं कि हार्मनी हो, पीस हो। कितने गुड ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर्स होते हैं, वो एक दूसरे से दूसरे कंट्री से कनेक्ट होते हैं, प्रपोजल्स रखते हैं। मतलब छोटे मोटे बिट्स एंड पीसेस में आंदोलन चल ही रहते हैं। लेकिन ये हाँ। जो आपने वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, एक विश्व सरकार की बात की है, जो हम्म। कि एक पूरा मॉडल आपने दिया है, इससे तो जी जी। मुझे ऐसा लगता है कि विश्व वसुधैव कुटुंबकम जो है, ये बिल्कुल रियलिटी बन जाएगा। अभी हाँ। तक तो बस यही लगता है कि कल्पना है, विश्व में इतनी हार्मनी नहीं हो सकती, इतना नहीं हो सकता कि सिक्योरिटीज बॉर्डर से हटा दी जाएं, सभी लोग एक दूसरे के बारे में सोचें, किसी के पास टेक्नोलॉजी है, किसी के पास रिसोर्सेस है, और वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें। अगर एक विश्व सरकार बनती है तो अमेरिका की टेक्नोलॉजी से इंडिया को लाभ मिलेगा, इंडिया की कई चीजें हैं जिनको उनको लाभ मिलेगा, जो अभी हिंड्रेंस है, अभी तो बॉर्डर क्रॉस करने में प्रॉब्लम्स हैं। तो ये जो कल्पना है, ये विश्व वसुधैव कुटुंबकम को साकार करते हुए ऐसे मुझे तो दिखाई देता है। हाँ बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और ये जिस भी आदमी ने पहले कभी कोई कल्पना की होगी, क्योंकि ये बहुत पुरानी कल्पना है, हम लोग कम से कम ये जो ये सनातन लोगों के ग्रंथों में ये बात कई जगह पढ़ते हैं। तो जी। अगर ये 1000-1500 साल पुरानी भी हो कल्पना, तो भी जी। काफी काफी पुरानी है आज के समय से पहले। तो ये किसी को ऐसा थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि भाई हम जितने अलग अलग स्कैटर होके रहेंगे उतनी हम्म। समस्याएं ज्यादा रहेंगी, और जितना एक होके रहेंगे उतनी समस्याएं कम होंगी। ये बात किसी को समझ में आई होगी क्यों। और ये बात समझ में आई होगी तभी तो कबीलाई सिस्टम से यहाँ तक आ गए ना, बिल्कुल। एक होते होते। नहीं तो हाँ। कबीलाई सिस्टम देखो कितना छोटा सा ग्रुप होता था, और हम्म। अभी देश को देखो कितना बड़ा ग्रुप होता है। जी। मतलब कितने लाखों कबीले लाखों कबीले समा जाएंगे अगर कबीलाई उनकी संख्या से हम तुलना करें, तो अब भारत को देखें तो लाखों कबीले समा जाएंगे इसमें। तो वो हम्म। माने वो लाखों कबीले एक हो गए हैं, इतना तो हुआ ना। तो ये विश्व वसुधैव कुटुंबकम की तरफ ही जा रहा है। अब तो बस एक और कदम की बात है, एक जी। अगला कदम, और ये ग्लोबल विलेज बन जाएगा। जैसे कई लोगों ने बोला कि इसमें जो विज्ञान है, मोबाइल है, इस टेक्नोलॉजी ने पूरी दुनिया को बड़ा छोटा कर दिया है, ग्लोबल विलेज बना दिया है। तो टेक्नोलॉजी भी वैसा प्रयास कर रही है। तो इससे भी हमें समझ में आता है कि ज्ञान विज्ञान भी स्वाभाविक रूप से लोगों को एक करने में मदद करता है। तो अब खाली हम्म। व्यवस्था की बात है कि वैसी व्यवस्था भी हो जाए तो लोग एक हो जाएं। तो अब बस एक कदम की बात है। ये यहाँ तक होता ही आया है, लोगों की ये समझ में आया ही कि हम जितने छोटे छोटे ग्रुप में रहेंगे उतनी हमारे बीच लड़ाइयाँ होती रहेंगी, और उनका कोई इलाज नहीं है। उसका इलाज यही हम्म। है कि कोई ना कोई ऐसी ट्रीटी बने, कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था बने हमारे बीच में जिसमें हम एक हो सकें, जिसको आधार बना के। हम्म। तो ऐसे होते होते अब तक देश के लेवल तक आ गए हैं, अब बस एक कदम और है विश्व के लेवल तक। तो ये सपना जो है साकार हो जाएगा, और यही जरूरत भी है। और ये बात भी सही है कि जब तक सब एक नहीं हो जाएंगे, तो ये अलग अलग होने में जितनी प्रकार की सारी समस्याएं वो खत्म नहीं होंगी। वो वो बनी आप की चाहे, बनी है। हाँ वो हम्म। बनी रहेंगी, चाहे आप आर्मी रखिए, चाहे आप पुलिस रखिए, चाहे आप जो मर्जी चीज रखिए। सही हम्म। सॉल्यूशन होता है यही कि लोगों को जो चाहिए वो उन्हें मिले। वही सॉल्यूशन है। अगर वो आप नहीं करते हैं
तो आप आदमी को थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अपराध करने से, लड़ाई करने से, मारकाट करने से, 420 करने से आप पूरी तरह से रोक नहीं सकते। बिल्कुल, बिल्कुल। जी और वही वो चाहते भी हैं। देखिए, परिवारों में भी पहले बात होती थी कि एकता के साथ रहो, एक साथ रहोगे, मिल-जुल के रहोगे तो मजबूती आएगी। फिर परिवार जी से समाज में गया, समाज से फिर जो है राष्ट्र में आया, फिर अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पीस की बात होती है। तो जी सभी चाहते हैं, मतलब कि इस उद्देश्य की पूर्ति हो, कि सब एक साथ रहें। किसी में कुछ कमी है, किसी के पास कुछ अधिक है, तो शेयरिंग हो जाए, मिल-जुल कर उस चीज़ की जो है बराबरी से सब सबके पास सब कुछ हो। लेकिन वही है कि जी व्यवस्था ऐसा करने नहीं दे रही थी। प्रयास बिट्स एंड पीसेस में, छोटे-छोटे टुकड़ों में अभी भी चल ही रहे हैं। लेकिन ये जो व्यवस्था है, जो आपने दी है, जो प्रस्तावना की है, इसमें तो आपने अर्थ को भी देखा है, आर्थिक मॉडल भी है, शिक्षा का मॉडल भी है, राजनीतिक मॉडल भी है, फिर सामाजिक मॉडल भी है। तो ये सारे मॉडल्स, क्योंकि ये इसमें ज्ञान, भोग, कर्म सारा कुछ इन्वॉल्व हो रहा है। और जी चाहे वो भारत के लोग हों, चाहे इंटरनेशनल लेवल पे, सभी लोग सभी तरह के सुख चाहते ही चाहते हैं। और हाँ जी, जी हाँ। और आप ये भी देख सकती हैं कि इस तरह की कोशिशें वर्ल्ड में हो रही हैं। हालांकि वो दूसरी वजह से हो रही हैं, वो इस वजह से नहीं हो रही कि उन्हें एक होना चाहिए। जैसे यूरोप को देखें, तो यूरोप के 28-29 देश हैं जो आर्थिक रूप से एक हैं, जहाँ यूरो करेंसी चलती है, उनकी हुँ, जॉइंट करेंसी। हुँ, अपने अपने उनके अपने अपने देश की भी अलग अलग करेंसी होगी, छोटी अपनी लोकल, लेकिन उन्होंने एक कंबाइंड करेंसी बनाई यूरो, लेकिन वो बनाई डॉलर के अगेंस्ट। हुँ, क्योंकि डॉलर बहुत पॉपुलर हो गया और बहुत माने इंटरनेशनल करेंसी बन गई, तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग ना बन जाए, तो उसके लिए वो देश एकजुट हुए उतने लेवल के लिए, आर्थिक रूप से। और उन्होंने एक यूरो जो है करेंसी को स्टेब्लिश किया। तो वो तो कंपटीशन में आई हुई एक एकजुट हुए लोग हैं। जी, मतलब वो आप ऐसे करके समझ लो कि परेशानी में दुश्मन दुश्मन भी कई बार एक हो जाते हैं, वो टाइप का एक होना है उनका। जी, लेकिन इसके भी कई फायदे हुए। जैसे अभी आप यूरोप का वीजा लेते हैं, तो वो जो 28-29 देश हैं, उन सब में घूम सकते हो आप उसी एक वीजा से। हुँ, तो इस तरह के कई फायदे हो गए उनके। और हुँ, उनके आपस के जो देश हैं, उन्हें एक दूसरे के लिए वीजा लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे कई फायदे हो गए, हालांकि वो कोई पूरी तरह से एक नहीं हो गए। तो हुँ। आंशिक आंशिक रूप से एक है, लेकिन आंशिक रूप से एक होने में भी कितने फायदे हैं। खींचातानी है और प्रयास है आंशिक रूप से एक होने के, मतलब प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वही है कि फिर भी है खींचातानी। खुद को हाँ सुपीरियॉरिटी में रखना, खुद को आगे यस, रखना, साथ में वो भी चल रहा है। हाँ वो भी चल रहा है साथ में। तो क्योंकि उनके पास कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जिसको सब ऐसे करके स्वीकार कर लें कि हाँ भैया सबका लाभ ही लाभ है, इसमें तो कोई हानि नहीं है किसी की। ऐसा हाँ, केवल लाभ वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। अभी जो हुँ, जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं वो लाभ प्लस हानि के होते हैं, क्योंकि पूंजीवादी जी, व्यवस्था है। तो उसमें कहीं जी, कुछ लाभ होता है, कहीं हानि होती है। तो लाभ के चक्कर में सब रहते हैं और हानि के चक्कर में कोई नहीं रहता। तो वहां एक भी होना चाहते हैं और खींचतान भी रहती है। हुँ, क्योंकि हानि कम से कम जो ज्यादा जोरदार देश है, जो ज्यादा सबल देश है, वो हानि नहीं चाहता। वो जी, चाहता है कि हानि छोटे देश भुगते हैं। छोटे देश भी सोचते हैं नहीं हम क्यों भुगते हैं, तो वो खींचातानी करके होती है। हालांकि फिर भी हानि ज्यादा छोटे देशों को ही लेनी पड़ती है, क्योंकि वो कमजोर हैं, तो उन्हें ये इनके प्रकार नहाना ही पड़ता है। पर फिर हुँ, भी ये खींचातानी तो होती है ना। इस खींचातानी में अमीर देशों को भी वो सहयोग नहीं मिल पाता जो कि खुशी हाँ, खुशी से मिलता। तो बिल्कुल, इसलिए अब ये जो कॉन्सेप्ट मैंने दिया, ये केवल और केवल लाभ का कॉन्सेप्ट है, इसमें हानि का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इसमें किसी को भी किसी भी प्रकार की नाम के लिए भी कोई हानि है ही नहीं है। और जी, लाभ है कि हर आदमी करोड़पति अरबपति जैसा जिएगा। लाभ ऐसा है। उससे भी बढ़िया अभी जो जीता है अरबपति, अभी तो उसके जीवन में भी बहुत सारी समस्याएं, वो सारी समस्याएं हटा दी जाए और वो उसके जो सुख है वो और उनकी क्वालिटी बढ़ा दी जाए, ऐसा हर आदमी जी सकेगा इस व्यवस्था में। इस जो संपूर्ण समाधान व्यवस्था है, तो ये ऐसी व्यवस्था है। अब आप बताओ इसको
देश के लेवल पर बोले या नागरिक के लेवल पर बोले, कौन है जो ऐसी व्यवस्था ठीक नहीं है। चाहेगा अपने जीवन में जब उनके पास इसकी नॉलेज पहुंचेगी तो। जी। और करोड़पति और अरबपति से मुझे ध्यान आया कि संपूर्ण समाधान व्यवस्था में करेंसी तो है नहीं, हाँ मनीलेस इकोनॉमी है। उसके जी। बावजूद यहाँ ऐसा तो होगा नहीं कि डॉलर की वैल्यू ज्यादा है, यूरो की कम है, हाँ कुछ येन भी की नहीं उससे होगा भी ऐसा। कम है, कुछ है नहीं। हाँ, ठीक है। लेकिन लाइफ का स्टैंडर्ड वैसा होगा। लेकिन लाइफ का स्टैंडर्ड किंग साइज होगा बिल्कुल। बिल्कुल किंग साइज होगा। लिव लाइफ किंग साइज जैसे बातें होती थी, वो हाँ एक्चुअल में और सभी को मिलेगी, सभी जी। देशों को, क्योंकि ये तो एक विश्वव्यापी व्यवस्था है, ग्लोबल कंसेप्ट है। तो जी कोई कौन मतलब कोई करेंसी नहीं, कोई हाँ, इनसिक्योरिटीज नहीं कोई बॉर्डर पे। करेंसी नहीं, कोई बॉर्डर्स नहीं, लोग हम्म, कहीं भी जा सकेंगे, tax- कहीं भी रह सकेंगे, कहीं भी शादियां कर सकेंगे, आना जाना सब फ्री है, कोई चिंता फिक्र की बात ही नहीं है। ऐसा सोचना ही नहीं है कि इतना दूर है भाई यार, कौन किराया खर्च करेगा, हम तो गरीब आदमी है, कैसे आएंगे कि नहीं। सब बॉर्डर खत्म हो जाएंगे। इस पृथ्वी के इस बिंदु का आदमी पृथ्वी के उस बिंदु तक बड़े आराम से जा सकेगा, आ सकेगा, वहां रह सकेगा, वहां का अगर कोई उसे कोई लुत्फ है तो वो लुत्फ उठा सकेगा, वहां का सुख उठा सकेगा, वहां के लोग यहाँ आ सकेंगे। मतलब पूरा ये एक ऐसे हो जाएगा जैसे अभी भारत में कोई भी आदमी कहीं भी आ जा सकता है। जैसे रशिया में या रशिया के जो वो भाग थे, वो कहीं भी आ जा सकते हैं, रह सकते हैं, शादी कर सकते हैं, वहां काम कर सकते हैं, वहां जी सकते हैं। वो कोई कोई बॉर्डर ही नहीं बचेगा कहीं भी तरह का, कोई ऐसी आ, कुछ ऐसा बचेगा ही नहीं जहां उसको कुछ सोचना पड़े यार क्या, और कहीं भी घूमता रह सकेगा। आप सोचो। रशिया से एक बात ध्यान में आई रंजीत जी, रिसोर्सेज की हम बात करते हैं कि रिसोर्सेज कम हैं। अभी तो देखिए ना आपकी कई जगह कितनी चीजें, कितना भूभाग खाली पड़ा हुआ है, कितने हाँ रिसोर्सेज अनटैप्ड हैं, कितने बिल्कुल। रिसोर्सेज जो है एक दूसरे से शेयर्ड ही नहीं है। जब एक विश्व सरकार बन जाएगी तो कितनी लैंड अवेलेबल हो जाएगी। बहुत बहुत रसिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप सारा खाली पड़ा है। वहां कोई ऐसी पॉपुलेशन नहीं है, वहां बहुत खाली पड़ा है और अनयूज्ड है। अनयूज्ड है, हाँ अनटैप्ड है। अनयूज्ड है, हाँ बिल्कुल। तो ये जैसे चाइना हुआ, ये जो एशिया के कंट्रीज हैं, यहाँ जनसंख्या ज्यादा है, तो ये थोड़ी वहां डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो यहाँ भी घनत्व तो कम हो जाएगा और वहां भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि जहाँ थोड़े ज्यादा लोग रहते हैं तो वहाँ व्यवस्था भी और ज्यादा अच्छी हो जाती है और बिल्कुल। अच्छा भी लगता है। क्योंकि हम्म, ऐसे अकेले अकेले खाली खाली जैसा अच्छा भी नहीं लगता, कम से कम काफी सारे लोग हों तो इसीलिए मैंने 5 से 10 लाख के लोगों के नगर के हिसाब से वो पूरा उसका डिजाइन बताया है कि कम से कम 5 लाख से लेके 10 लाख तक के लोग एक जगह रहेंगे, जहाँ सभी प्रकार की जो व्यवस्था है वो सबको एक जगह मिल जाएगी। यूरोप में भी अभी ऐसा नहीं है और हम्म, रशिया में भी ऐसा नहीं है। रशिया में आप देखेंगे तो मॉस्को में आपको सारी व्यवस्थाएं हैं, मगर जो हम्म, छोटे छोटे दूसरे सिटी हैं और वहाँ गांव भी है अभी, तो वहाँ जो गांव है, वहाँ गांव में आपको बहुत व्यवस्था नहीं मिलती। छोटे शहर में सारी व्यवस्थाएं नहीं है, केवल बड़े शहर में सारी व्यवस्था है। और वहाँ हम्म, छोटे शहर से बड़े शहर के बीच में 200 200 300 किलोमीटर का फासला है। आप आप रशिया में हम्म, जाएं या रशिया के जो दूसरे कंट्री उनमें जाएं तो अब आदमी को कोई भी अगर उस तरह की सुख सुविधा लेनी हो या कुछ भी इलाज कराना हो, कुछ कराना हो, तो उसको 200 300 किलोमीटर का सफर करके जो है उस बात हम्म, के लिए जाना पड़ेगा। और अभी जैसे वीजा लेना है तो आपको वहां राजधानी जाना पड़ता है। जैसे बेलारूस में मैं गया था, तो जब मुझे वहां से भी वीजा लेना था रशिया का, तो मुझे वहां मिन्स्क जाना पड़ा। और मिन्स्क पता है आपको 300 किलोमीटर दूर था वहां से, 300 से भी बताइए। ज्यादा, 400 500 किलोमीटर। पूरी रात में ट्रेन में चला था, जबकि वहाँ ट्रेनें जल्दी जल्दी रुकती भी नहीं है क्योंकि वहाँ स्टेशन दूर दूर है। तब भी पूरी रात में चला था और सुबह पहुंचा था, एक वीजा के लिए। एक वीजा के लिए, आप सोचिए। और फिर उसको हम बोल के करके आगे फिर लेने गए दोबारा 4 5 दिन बाद में, या तो वहां रुको, वेट करो, वहां खर्चा करो, और या तो फिर वापस आके फिर जाओ, एक वीजा के लिए, आप सोचिए। तो ये ईजा वीजा के झंझट ही खत्म रहेगा, सब कुछ ऑनलाइन रहेगा, आप कर लेंगे, बात खत्म हो गई। तो मेरे कहने का मतलब सब लोगों की ये सारी समस्याएं जो है खत्म हो जाएंगी, तो वहां पर भी नगरीय सिस्टम होगा। जहां जहां भी ये व्यवस्था है कि वहां नगरीय सिस्टम रहेगा, और एक नगर
इतनी जनसंख्या तो वहां होगी कि जिसमें सारी व्यवस्थाएं हो सके, A to Z। कोई व्यवस्था ऐसी ना हो जो वहां ना हो सके। इतनी पॉपुलेशन एक का एक जगह होना जरूरी है। तो ये मैंने हिसाब लगाया 5 से 10 लाख होगी, तो वहां सारी व्यवस्थाएं आराम से हो जाएंगी। और किसी भी आदमी को व्यवस्था के लिए तो नहीं आना जाना पड़ेगा, फिर खाली बस नेचर चेंज करनी है या ऐसा घूमना फिरना है तो अलग बात है। एक मुझे वो मूवी याद आती है प्रेम जी, दस जी। विदानियां थी, जिसमें एक मिडिल क्लास इंसान है, उसको कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो जाती है, तो डॉक्टर उसे कहते हैं कि बड़ा कम समय बचा है, तो वो लिस्ट बनाता है जिसमें वो 10 चीजें लिखता है कि मुझे मरने से पहले ये 10 चीजें पूरी करनी है। और हम्म, चूंकि उसका कोई परिवार होता नहीं है, तो जो भी उसके पास एसेट होता है उसको बेच के वो पूरी करने के लिए, तो जी। उसमें उसकी एक इच्छा होती है कि वो फॉरेन ट्रैवल करे। तो वो बात मुझे याद आई कि अभी तो हम मनाली भी जाने के बारे में सोचते हैं, बजट ये हाँ वो, हाँ। फिर कितना जी सुगम हो जाएगा कि लोग, एक सपना होता था कि अमेरिका घूमना है, स्विट्जरलैंड घूमना है, अभी तो कितने लोग तो ये सोचते कश्मीर घूमना है, कश्मीर हाँ, देखना है, कैसी कश्मीर है। बिल्कुल। तो ये 10 विदानियों से इसलिए मुझे याद आया कि हर व्यक्ति के दिमाग में एक लिस्ट होती है कि कम से कम इतनी चीजें तो मैं कर लूं मरने से पहले। जी जी और जी। संभावना ज्यादा होती है कि 70% भी पूरी नहीं हो पाती है। जिनके बिल्कुल। पास थोड़ा बहुत पैसे के साधन होते हैं तो वो थोड़ा बहुत घूम भी लेते हैं, एक अच्छी एजुकेशन कर लेते हैं। और वो लिस्ट मुझे इसलिए याद आती कि उसमें सारी चीजें थी। उसमें उसका ट्रैवल भी था, घूमने की इच्छा भी थी, उसकी इच्छा भी थी कि वो ऐसे कहीं रिलेशनशिप बनाए किसी ऐसे महिला के साथ, फ्रीली होकर अपनी बात को वो रख सके। इस मतलब सारी चीजें उसमें थी, अर्थ भी था, एजुकेशन भी था, रिलेशनशिप भी थी। वो बात मुझे ऐसे याद आई कि ये जो मॉडल है आपका, इसमें तो आपने सब कुछ कवर कर दिया है कि व्यक्ति जी को कोई भी इच्छा ऐसे नहीं कि इनकम्प्लीट रह जाएगी। जी जी। और इंडिया में ही, जैसे बाहर की तो बात छोड़िए, इंडिया में ही जैसे साउथ वगैरह साइड कितनी गर्मी होती है, टेम्परेचर कितना होता है, पॉपुलेटेड अलग होता है। अगर बिल्कुल। एक स्पेस मिल जाए कि वो थोड़ा सा माइग्रेट करके कश्मीर की तरफ आ जाए, थोड़ा सा इधर आ जाए, थोड़ा रशिया की तरफ चले गए 5-6 महीने के टाइम पीरियड में, तो बिल्कुल। पिकनिक का पिकनिक हो जाएगा, प्लस जो है वो जो ग्लोबल वार्मिंग की हम बात करते हैं कि इतनी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, एसी उतना रन होता है उस वजह से, कितनी जी। चीजें ऐसे ही मिटिगेट हो जाएंगी, अब जिसके लिए बिल्कुल। कोई कोई आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप प्लास्टिक यूज मत करो, आप एरोप्लेन में ट्रैवल मत करो, आप लकड़ी की चीजों में खाओ, ये सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ जाएगी। क्योंकि अभी जी क्या होता है, अभी एक ही जगह ये सारी चीजें कंसंट्रेट, उसी में गचर मचर चल रही है। जी जी। बिल्कुल। तो जैसे कभी कभी मुझसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि प्रेमजीत जी को बोलिए कि वो ग्लोबल वार्मिंग पे कुछ बोले, तो मैं उनसे ये कहती हूँ कि एक बार अगर आप ये व्यवस्था समझ लेंगे तो आपको समझ में ये भी आ जाएगा कि ये ग्लोबल वार्मिंग, ये साइड इफेक्ट्स हैं पूरी व्यवस्था हाँ के। बिल्कुल। बिल्कुल साइड इफेक्ट है। आप जैसे 5 से 10 लाख लोगों का शहर बनाइए, तो वहाँ एयर पोल्यूशन भी नहीं होगा। किस लिए होगा अभी? तो हम्म। अभी जैसे दिल्ली, अभी दिल्ली में कितना 1.5 करोड़ के ऊपर जनसंख्या है। तो हम्म। अब भाई आप 1.5 से 2 करोड़ एक जगह रहोगे तो पॉल्यूशन तो होगा ही ना फिर। बीमारियां होंगी, हाँ, पोल्यूशन होगा बीमारियां फिर। होंगी। और हम्म। वहाँ नालों की व्यवस्था ठीक से नहीं हो सकेगी, ड्रेनेज की, वहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं ठीक हो सकेगी। ऊपर से आप वर्टिकल की बजाय हॉरिजेंटल बसे हुए हो। अरे वर्टिकल हम्म। बसिए ना, वर्टिकल में अच्छी हम्म। व्यवस्था होती है, हॉरिजेंटल की बजाय। हॉरिजेंटल ज्यादा जगह लेता है। अगर आप वर्टिकल बसे हैं तो आपको बहुत सारी जगह बचेगी जहां आप हरियाली बो सकते हैं, जहां आप बारिश का बिल्कुल पानी भी जहां एक इकट्ठा होकर जमीन में जा सकता है, वो बहुत सारे काम कर सकते हैं। लेकिन चूंकि बिल्कुल। पूंजीवादी व्यवस्था है तो उसमें अभी संभव नहीं है। नहीं तो हम्म। अभी भी, अभी भी अगर दिल्ली में ये दिल्ली की सरकार ऐसा कुछ कर ले, अगर संविधान में ऐसी कोई संभावना है, वैसे है तो नहीं, पर एक मैं ऐसे हाइपोथेटिकल बता रहा हूं, अगर जी। कर ले तो ये 1.5 से 2 करोड़ की जनसंख्या भी आज से बहुत बेहतर रह सकती है दिल्ली में, अगर वो आ, वहां लैंड सबका ले ले सरकार। ठीक हम्म। है। और वर्टिकल 20-20 30-30 मंजिल की बिल्डिंग है, बना दे हम्म। हम्म। वहां पे। और उसी में सब जगह सारी फैसिलिटी जगह जगह उसी हिसाब से सेट कर दे, तो हम्म। दिल्ली में ही इतनी जगह बचेगी कि आप खूब सारे पार्क बना सकते हैं, स्टेडियम बना सकते हैं,
माने हरियाली वाली चीजें बहुत सारी बना सकते हैं। ड्रेनेज की व्यवस्था बड़ी आसान हो सकती है, क्योंकि भाई एक ही जगह है, तो उसमें बिजली की व्यवस्था एक ही जगह हो सकती है। आपको जगह जगह पोल गाड़ने की जरूरत नहीं है, जगह जगह मेट्रो ले जाने की जरूरत नहीं है, बस एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में आप मेट्रो ले जाओ, है कि नहीं? तो बिल्कुल। आपकी सड़कें कम हो जाएंगी, सड़कें कम हो जाएंगी तो परिवहन कम हो जाएगा। अगर आप हर एक बिल्डिंग में वो जितनी व्यवस्था, जैसे 10-10 लाख के लोगों की बिल्डिंग बना दें, तो हम्म। उसमें लगभग आप सारी व्यवस्था दे सकते हैं। तो व्यवस्थाओं के लिए एक जगह से दूसरी जगह लोग नहीं जाएंगे, जॉब के लिए भी नहीं जाएंगे, उनका जॉब वहीं हो जाएगा। नहीं तो कहीं होगा। ये ट्रांसपोर्ट वाली व्यवस्था सुधर जाएगी। ट्रांसपोर्ट वाली व्यवस्था सुधर जाएगी तो उससे जो धुआं इत्यादि पैदा होता है वो नहीं होगा। आप समझ हम्म। रहे हैं कितना सारा अंतर पड़ जाएगा आज की व्यवस्था में भी, अगर बस इतना सा ये अमेंडमेंट कर लें कि जमीन किसी की नहीं, जमीन केवल सरकार की, और सरकार आपकी फैमिली के हिसाब से उतना एरिया का फ्लैट बना के देगी। आपकी छोटी फैमिली हम्म। है तो छोटा फ्लैट, बड़ी फैमिली तो बड़ा फ्लैट, वो सब करके देगी। तो उसमें आपका इंटरनेट भी इजी है। अभी तो इंटरनेट भी उसको पूरी दिल्ली में फैलाना पड़ता है तो खर्चीला हो जाता है। बिल्कुल। तो, तो, बिल्कुल। तो तब तब तो बिल्डिंग बिल्डिंग में रखना होगा खाली, हम्म। है हाँ, नहीं? ये तो त्वरित रूप से किया जा सकता है, इसमें भी कोई बहुत हाँ, इसमें कुछ भी अमेंडमेंट नहीं। नहीं यस, है। मुश्किल से 2 साल के अंतर्गत किया जा सकता है, क्योंकि अभी दिल्ली में जहां जहां खाली जगह है वहां वहां वो नगर बसा है। और जैसे ही वो नगर बस गया तो लोगों को उसमें आमंत्रित कर ले, वहां की जगह खाली हो जाएगी, फिर वहां बसा दे। ऐसे वो 2-4 साल में ये पूरा का पूरा ऐसा कर सकती है अभी भी। ये अभी भी मैं कह रहा हूँ, लेकिन जब जी। हम लोग आएंगे तब तो जितने में दिल्ली बसी है उतने में हमारी खाली एक एक नगर बसेगा, दस जी हाँ, लाख लोगों वो का। भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा प्रेम जी आपसे टाउन प्लानिंग जो होगी उसके हाँ बारे में जी। समझना। क्योंकि मैंने तो चीजों को उसको उस पूरे डिस्कशन को समझा हुआ है। तो हम्म, बड़ा ही सुंदर लगता है वो इमेजिनेशन। कम लोग जी होंगे, रिसोर्सेज ज्यादा होंगी, वहां से एक जगह से दूसरी जगह ज्यादा पलायन नहीं करना होगा, सारी सर्विसेज एक ही एरिया में होंगी, पोल्यूशन जी। कम होगा, टाइम मतलब ट्रैवल जो होता है, ट्रैवल में जितना टाइम जा रहा है वो कम होगा। जी तो हाँ। बड़ी ही बड़ी अर्बेनिक और बड़ी ब्यूटीफुल सी वो आपकी टाउन प्लानिंग है। जी हाँ, बहुत। और पानी की व्यवस्था आपको दूर दूर से नहीं लानी होगी, हम्म। क्योंकि नहरें और नाले बने होंगे सब जगह, और ये पानी सब जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा, खास तौर से बरसात वाला। तो वो बिल्कुल। पानी सारी जगह डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो सब जगह जमीन में पानी होगा। ताजा फिल्टर बढ़िया पानी निकलेगा, ना कि केमिकल से साफ किया हुआ पानी आपको पीना पड़ेगा, जैसे दिल्ली बिल्कुल। में आज पीना पड़ रहा है। तो इस तरह से, और वहाँ पानी का तल भी कम नहीं होगा। तो ये बहुत सारी चीज है, माने ये एक चीज नहीं है, ये ऐसी एक प्लानिंग है जो हर चीज पर असर डालती है, हर चीज पर। वो चाहे ग्लोबल वार्मिंग हो, वो चाहे आदमी की दुख सुख हो, चाहे वो वातावरण का हो, हर चीज पर। तो ये है।